दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित रोहन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे लता मंगेशकर ने राज कपूर से लिया था अपने प्यार में मिले धोखे का बदला। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, भारत में सिनेमा का इतिहास कभी भी कपूर परिवार के बिना अधूरा है। यह परिवार भारत का सबसे बड़ा फिल्मी परिवार है। राज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक 5 पीढ़ियों तक हिंदी सिनेमा में राज करने वाला यह परिवार एक अनोखा परिवार है। राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, संजना कपूर, राजीव कपूर और रणबीर कपूर अपने अपने टाइम पे कपूर परिवार का नाम रोशन किए हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इनका योगदान सराहनीय रहा है। भारत में ही नहीं, रूस में भी बच्चों का नाम उनके नाम पे रखा गया, जैसे चार्ली चैपलिन, लेडी किलर, और भारत में तो वो एज ए शोमैन के नाम से विख्यात थे। कपूर परिवार भारत का सबसे पावरफुल फिल्मी परिवार तो था ही। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे राज कपूर ने कौन सी वो 2 महिलाएं थी जिसका इस्तेमाल किया, जिनके नाम का, जिनके धन का, जिनके टैलेंट का, और अपने प्रोडक्शन हाउस को बड़ा किया। और बाद में जब काम पूरा हो गया तो उन्हें अपमानित करके अपने प्रोडक्शन हाउस से निकाल दिया और जाते समय उनके हाथ में कुछ ना बचा। वो जो 2 फिल्मी हस्ती थी उसमें से एक थी नरगिस और दूसरी थी लता मंगेशकर। और फिर वक्त का पहिया पलटा और एक ऐसा समय आया जब लता दीदी ने राज कपूर को सार्वजनिक रूप से उनके सामने हाथ जोड़ने के लिए मजबूर किया और इस पोजीशन पे ला दिया कि शायद उस समय लता दीदी चाहती तो राज कपूर उनका पैर तक पकड़ने को तैयार हो जाते। भारत में भी राज कपूर साहब को द शोमैन के नाम से जाना जाता था। राज कपूर साहब के जीवन में लता मंगेशकर और नरगिस का एक खास महत्व था। नरगिस और लता मंगेशकर ने सिर्फ उनसे प्यार ही नहीं किया, उन्होंने तन मन धन से राज कपूर साहब की मदद की। राज कपूर ने एक ही समय में नरगिस और लता दोनों से प्यार का आडंबर किया। उन्होंने आरके फिल्म की स्थापना की और नरगिस और लता जी को अपने साथ बनाए रखा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज कपूर ने उन्हें खाली हाथों अपनी कंपनी से निकाल दिया। राज कपूर साहब के नरगिस और लता दीदी दोनों के साथ इमोशनल और फाइनेंशियल रिलेशंस थे। लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ, राज कपूर साहब उनके जीवन में आने वाले पहले ऐसे मर्द थे जिनको वो सच में बहुत चाहती थी। जब राज कपूर ने 1945 में बनने वाली फिल्म सैली के लिए लता दीदी को गाते हुए सुना था तो उन्होंने उसी समय ये प्लानिंग कर ली थी कि वो अपने आने वाले नेक्स्ट फिल्म बरसात में लता दीदी को एज ए सिंगर लेंगे, जो कि वो उसी वर्ष बन रही थी। बरसात पहली फिल्म थी जिसके लिए लता दीदी ने राज कपूर के साथ काम किया था और एक दूसरे के करीब आ गई थी। लता दीदी सच में ये चाहती थी कि वो राज कपूर साहब से शादी करे और उनके साथ अपना घर बसाएं। लेकिन राज कपूर साहब का इरादा कुछ और था। वो लता दीदी का और नरगिस का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे। जब लता दीदी को ये 100% कन्फर्म हो गई वो ना राज कपूर लता दीदी से शादी करेंगे ना वो नरगिस से शादी करेंगे, तो लता दीदी को एक बड़ा झटका लगा और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखेंगी। और यही कारण है कि आपने लता दीदी के बारे में बहुत ही कम र्यूमर्स सुने होंगे। उनका जीवन एक बहुत ही साफ सुथरा रहा और ये बाकी सिंगर्स और अदर कलाकार के लिए एक प्रेरणादायक है। और एक ऐसा समय भी आया जब लता दीदी ने आरके फिल्म्स
और राज कपूर साहब को उनकी औकात दिखा दी और राज कपूर साहब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे, यहाँ तक कि राज कपूर साहब उनके पैर पकड़ने तक के लिए तैयार हो गए थे और लता दीदी नहीं मानी और ऐसे पूरा किया था उन्होंने बदला। तो आइए आपको मैं विस्तार से बताता हूँ कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था जिसने राज कपूर साहब को द शो मैन को मजबूर कर दिया था अपने घुटने टेकने के लिए लता मंगेशकर के सामने। राज कपूर साहब ने एक वादा किया था कि वो अपने और लता मंगेशकर के रिश्ते पे एक फिल्म बनाएंगे जिसमें वो एक बदसूरत लड़की को प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी बहुत ही अच्छी सीरत हो, जो दिल की बहुत अच्छी हो। ये बात लता मंगेशकर को बहुत ही बुरी लगी क्योंकि लता मंगेशकर को उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर साहब उनको बदसूरत बोलेंगे, उनके सिंप्लिसिटी को किसी की खूबसूरती और बदसूरती से जोड़ देंगे। और उन्होंने इस बात को अपने दिल से लगा लिया। लता मंगेशकर ने कभी इस बात को नहीं भूल पाई कि राज कपूर साहब ने उनके लिए ऐसा बदसूरत वर्ड का इस्तेमाल किया था, उनके सादगी को खूबसूरती के साथ तौला था। आपको बता दें कि लता मंगेशकर इतना प्यार करती थी राज कपूर साहब से कि वो राज कपूर के लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी और ये तक कहा जाता है कि वो रोटियां भी अपने हाथ से तोड़ तोड़ के राज कपूर साहब को खिलाया करती थी। जहां राज कपूर साहब ने एक कमरा नरगिस के लिए बनवा रखा था, वहीं उन्होंने एक कमरा लता दीदी के लिए भी बनवा रखा था, जहां अक्सर ये दोनों मिला करते थे। जब लता दीदी को इस सच्चाई का पता चल गया कि वो कभी भी नरगिस या उनसे शादी नहीं करेंगे राज कपूर साहब, तो लता दीदी काफ़ी नाराज हो गई और उन्होंने अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड ही चेंज कर दिया। जब उन्होंने देखा कि जब उनके गाने से लोग कमा रहे हैं, तो लता दीदी ने अपने फी के साथ एक नया शर्तें डाल दी जिसमें उन्होंने कहा कि वो उसी प्रोड्यूसर के लिए गाना गाएंगी जो उनको फी के अलावा 2.5% रॉयल्टी देगा। दोस्तों, जैसे ही ये बात मार्केट में आग की तरफ फैल गई तो सभी प्रोड्यूसर्स ने एक मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि वो किसी भी हाल में लता मंगेशकर को कोई रॉयल्टी नहीं देंगे, 2.5% का रॉयल्टी नहीं देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने लता मंगेशकर को रॉयल्टी देना शुरू किया तो सारे बड़े सिंगर्स जो हैं और म्यूजिक कंपोजर जो हैं वो रॉयल्टी मांगने लगेंगे। यहाँ तक कि राज कपूर साहब ने भी लता मंगेशकर से गाना गवाना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि वो रॉयल्टी नहीं देंगे। तभी उनका फिल्म आ रहा था मेरा नाम जोकर, जो कि एक बड़े बजट के साथ बन रही थी, जिसमें उन्होंने आशा भोसले से अपना गाना गवाया। हालांकि सबसे पहले उन्होंने लता मंगेशकर को ही बुलाया था एक गाना गाने के लिए, जिस पे लता मंगेशकर काफी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही भद्दा गाना है और मैं ऐसे गाने नहीं गाऊंगी। और बोल के वो स्टूडियो से चली गई थी, जिसके बाद राज कपूर साहब ने आशा भोसले को बुलाया था और पहली आशा भोसले जी की एंट्री राज कपूर प्रोडक्शन में हुआ था। मेरा नाम जोकर में आशा भोसले ने सारे गाने गाए थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फिल्म बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया और उस समय राज कपूर साहब को 65 करोड़ का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे उनकी लगभग आर्थिक कमर टूट गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने से उनको 2 सबक सीखने को मिल गया। एक ये कि अब उन्हें एज ए हीरो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और दूसरा सबक उनको मिला कि बिना लता दीदी का उनका कोई भी मूवी हिट नहीं हो सकता है। इधर लता दीदी ने ये घोषणा कर दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने शर्तों पे ही गाना गाएंगे। फिर क्या था, राज साहब को झुकना पड़ा। उन्होंने लता मंगेशकर के सारे शर्तों को मान लिया। कपूर साहब ने ये मान लिया कि वो लता मंगेशकर को उनके रॉयल्टी 2.5% देंगे और साथ में उन्होंने ये भी मान लिया कि लता मंगेशकर जिसके साथ भी चाहे, जिस भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ चाहे, वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लता मंगेशकर ने ये शर्त रख दी कि वो आरके फिल्म प्रोडक्शन के लिए तभी काम करेंगी जब वो शंकर जयकिशन की जोड़ी टूटेगी और वो कभी भी शंकर जयकिशन के साथ गाना नहीं गाएंगी, जिसका नतीजा ये हुआ
कि राज कपूर साहब को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एंट्री करानी पड़ी। तो इस तरीके से उन्होंने शंकर जयकिशन से भी अपना बदला लिया, जो कि उनका भी कैरियर लगभग उन्होंने उस समय ख़त्म ही कर दिया था। अगला बड़ा प्रोजेक्ट था बॉबी, जिसमें उनका बचा खुचा पैसा लगने वाला था और इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने से उनका कैरियर लगभग चौपट हो जाना था, उनका प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाना था। तो वो किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। वो लता मंगेशकर की सारी शर्तों को मान लिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इस फिल्म के सारे गाने बना सकती हैं। और दोस्तों यही हुआ, फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हुए। आइए सुनते हैं कुछ गाने। हम तुम एक कमरे में बंद हो, बस नामों के देता है दिल दे, मैं शायर तो। बॉबी के बाद राज कपूर साहब का अगला फिल्म था सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म में जीनत अमान को बहुत ही बदसूरत दिखाया गया था। जैसे ही इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर के पास गया तो लता मंगेशकर को इस फिल्म की कहानी का पता चला और वो आग बबूला हो गई, क्योंकि उनको याद आ गया कि कपूर साहब ने उनको वादा किया था कि वो लता मंगेशकर को लेकर एक फिल्म बनाएंगे जिसमें एक बदसूरत लड़की होगी। फिर क्या था, लता मंगेशकर ने डेट्स देने से मना कर दिया। वो डायरेक्ट तो मना नहीं करती थी, बट वो जो भी टाइम देती थी उस टाइम पे नहीं आती थी। कई कई दिनों तक शूट कैंसिल होता रहा। फाइनली उन्होंने ये शर्त रख दिया कि वो जब भी राज कपूर साहब के स्टूडियो में आए वहाँ पे राज कपूर साहब नहीं दिखाई देने चाहिए। नतीजा ये हुआ कि राज कपूर साहब को पता ही नहीं चलता था कि लता मंगेशकर कब आ रही हैं, कब जा रही हैं। राज कपूर साहब के हाथ पैर फूल गए। उनके फिल्म तैयार हो गई थी, सिर्फ लास्ट गाना रिकॉर्ड होना बाकी था। लता मंगेशकर बिल्कुल ही डेट नहीं दे पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि एक दिन राज साहब को पता चला कि लता मंगेशकर आई हुई है आरके फिल्म में। फिर क्या था, राज कपूर साहब दौड़ के गए लता मंगेशकर से मिलने के लिए। तब उन्होंने देखा कि लता दीदी अपने कार में बैठ चुकी थी और जाने वाली थी। तब लोगों ने एक ऐसा सीन देखा जो उन्होंने कभी जिंदगी में ना पहले देखा था ना उसके बाद देख पाया। जब राज कपूर साहब दौड़ के लता मंगेशकर के कार के पास गए और उनसे उनके हाथ जोड़ के उनसे बोलने लगे कि प्लीज़ हमारी आखिरी गाना को आप शूट कर दें, आखिरी सेट तैयार है, आप रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन लता दीदी नहीं मानी। कपूर साहब का कंडीशन ये था कि वो उनके पैर तक पकड़ने को तैयार थे कि आप प्लीज़ हमारे आखिरी गाना को शूट कर दीजिए, ताकि हम लोग जो हैं रिकॉर्ड कर दीजिए, ताकि हम लोग अपने फिल्म को रिलीज़ कर सके। बट लता दीदी नहीं मानी और अपने ड्राइवर को बोला कि ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ। दोस्तों उस समय उनके चेहरे के भाव ऐसा था, ऐसा लगा कि उन्होंने अपने जीवन का एक अधूरा प्यार का बदला पूरा कर लिया है। और दोस्तों वो विदेश चली गई, उन्होंने गाने का रिकॉर्डिंग नहीं किया। विदेश से आने के बाद उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गाने की रिकॉर्डिंग की। हालांकि उस आखिरी गाने को फिल्म में नहीं डाला गया था और ये भी नहीं पता है कि वो गाना रिकॉर्ड हुआ था भी कि नहीं हुआ था। हालांकि इस घटना होने के बाद राज कपूर साहब को ये सबक ले लेनी चाहिए थी, उनको लता दीदी से एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए था। लेकिन राज कपूर साहब को पता था कि अगर उनको हिट फिल्में देनी है तो लता दीदी के साथ काम करना ही करना है। तो दोस्तों ये था लता दीदी और राज कपूर की कहानी। अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दे दोस्तों। सब्सक्राइब करना फ्री है, मोटिवेशन देता है अच्छे काम करने।